सभी काबिल एहतराम असातिज़ा और स्टूडेंट्स को मेरा सलाम। तो क्या आप महाटीट, सीटेट या टेट जैसे इम्तिहानात की तैयारी में लगे हैं? तो फिर आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। हम लाए हैं तमाम पेडागॉजी थ्योरीज का वन स्टॉप हल। आप जानते हैं CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी हर इम्तिहान में एक गेम चेंजर सब्जेक्ट है, और इसमें मास्टरी के लिए उन अजीम माहिरीन के नज़रियात को समझना बेहद ज़रूरी है, जैसे कि जेन पियाजे, लेव विगोट्स्की, एरिक एरिक्सन और लॉरेंस कोलबर्ग के नज़रियात। और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ हैं तमाम ज़रूरी लर्निंग थ्योरीज भी, यानी इवन पावलोव, BF स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर और एल्बर्ट बैंड्यूरा की थियरीज। ये सारी थियरीज मिसालों और पुराने सवालात के साथ अब एक ही जगह पर मिलेंगी। इसमें है 2 घंटे के लेक्चर्स, PDF नोट्स, MCQs, मतलब जीरो से हीरो वाली तैयारी। CDP में पूरे मार्क्स लाने हैं तो बस ये आसान स्टेप्स फॉलो करें। कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए ये पूरी प्लेलिस्ट अभी देख डालें। और हाँ, ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें। तो चलें शुरू करते हैं आपकी कामयाबी का सफर। अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम, खास तौर पर महाटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का यह सेशन आपके लिए बहुत अहम होने वाला है। आज हम बात करेंगे जॉन पियाजे की मशहूर थ्योरी पर, जो चाइल्ड डेवलपमेंट का एक लाजमी हिस्सा है। तो चलें इस मुश्किल टॉपिक को बिल्कुल आसान जुबान में समझते हैं। अच्छा, शुरुआत करते हैं एक असली सवाल से जो पिछले महाटेट इम्तिहान में आ चुका है। इस सवाल को जहन में रखें क्योंकि इस सेशन के आखिर तक इसका जवाब आपके लिए बच्चों का खेल बन जाएगा। ठीक है, तो आइए सीधा मुद्दे पर आते हैं। पियाजे की पूरी थ्योरी को समझने के लिए ना हमें सिर्फ 3 बुनियादी चीज़ों को समझना है। अगर ये 3 बातें आपके जहन में बैठ गईं तो यकीन माने बाकी सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहली और सबसे अहम चीज़ है स्कीमा। अब ये स्कीमा क्या है? इसको आप ऐसे समझें जैसे हमारे दिमाग में मालूमात को स्टोर करने के लिए छोटे छोटे फाइलिंग कैबिनेट्स बने हुए हैं। जब भी हम कोई नई चीज़ देखते या सीखते हैं, हमारा दिमाग उसके लिए एक अलग फाइल या स्कीमा बना लेता है। अब यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। जब हमारे सामने कोई नई मालूमात आती है तो हमारा दिमाग 2 तरह से काम करता है। पहला है एसिमिलेशन, यानी नई मालूमात को किसी पुरानी पहले से मौजूद फाइल में ही एडजस्ट कर लेना। मिसाल के तौर पर एक बच्चे के दिमाग में कुत्ते की फाइल बनी हुई है कि उसकी 4 टांगें होती हैं। अब जब वो पहली बार बिल्ली को देखता है तो वो उसे भी कुत्ता ही कहता है। क्यों? क्योंकि वो इस नई मालूमात को अपनी पुरानी फाइल में फिट कर रहा है। और दूसरा तरीका है अकोमोडेशन। इसमें दिमाग नई मालूमात के लिए एक बिल्कुल नई फाइल बनाता है। जब बच्चे को समझाया जाता है कि भाई ये कुत्ता नहीं, ये तो बिल्ली है, तो वो अपने दिमाग में बिल्ली के नाम से एक नई फाइल बना लेता है। तो पुरानी मालूमात में नई चीज़ें डालने यानी एसिमिलेशन, और नई मालूमात के लिए नई फाइलें बनाने यानी अकोमोडेशन के दरमियान जो तवाज़न कायम करने का अमल है ना, उसी को पियाजे ने इक्विलिब्रेशन कहा है। यही वो ताकत है जो हमें सीखने पर मजबूर करती है। देखें, हम तवाज़न में होते हैं, कोई नई चीज़ हमें उलझन में डालती है और फिर हम अकोमोडेशन के जरिए सीखकर दोबारा तवाज़न में आ जाते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि सीखने का ये सारा अमल उम्र के साथ साथ कैसे आगे बढ़ता है। इसके लिए पियाजे ने तरक्की के 4 मशहूर मराहिल बताए हैं। और एक बात याद रखें, MATET इम्तिहान में इस हिस्से से सवाल आना तकरीबन तय है। ये रहे वो 4 मराहिल: हिस्सी हरकी, कब्ल अमलियाती, ठोस अमलियाती और रस्मी अमलियाती। हर बच्चा इसी तरतीब से इन मराहिल से गुजरता है। हाँ, उम्र थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है। पहला मरहला है सेंसरी मोटर स्टेज, जो पैदाइश से 2 साल की उम्र तक होता है। इसमें बच्चे अपनी हवास यानी सेंसेस के जरिए सीखते हैं, चीज़ों को छूकर, पकड़कर और मुंह में डालकर। इस स्टेज की सबसे बड़ी कामयाबी है ऑब्जेक्ट परमानेंस का तसव्वुर समझना, यानी बच्चे को यह समझ आ जाता है कि अगर कोई चीज़ उसकी नज़रों से ओझल भी हो जाए तब भी वो मौजूद रहती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पीकाबू खेलते हुए वो जानता है कि चेहरा गायब नहीं हुआ, बस छुपा हुआ है। उसके बाद आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 साल की उम्र में। यहाँ बच्चे ज़ुबान और इशारों का इस्तेमाल सीखते हैं। वो लकड़ी के ब्लॉक को गाड़ी समझकर खेल सकते हैं, लेकिन उनकी सोच में मंतिक या लॉजिक नहीं होती, और वो बहुत ईगोसेंट्रिक यानी खुद मरकज़ होते हैं। वो समझते हैं कि जो वो सोचते हैं सारी दुनिया वैसा ही सोचती है। तीसरा मरहला कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। 7 से 11 साल की उम्र में बच्चों की सोच में लॉजिक आ जाता है। वो कॉन्जर्वेशन का उसूल समझ जाते हैं, यानी अगर आप एक चौड़े ग्लास का पानी एक लंबे पतले ग्लास में डाल दें तो पानी की मिकदार नहीं बदलती, भले ही वो देखने में ज़्यादा लगे। वो अब इस तरह की मंतिक को समझने लगते हैं।
اور آخر میں ہے فارمل آپریشنل سٹیج، جو 12 سال کی عمر کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اس سٹیج پر نوجوان ایبسٹریکٹ کانسیپٹس یعنی ایسی چیزوں کے بارے میں سوچ سکتے ہیں جو سامنے موجود نہیں ہیں، جیسے انصاف، ایمانداری یا ریاضی کے مشکل فارمولے۔ وہ کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے مختلف زاویوں سے سوچ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ چاروں مراحل اب آپ کو بالکل واضح ہو گئے ہوں گے۔ اگر آپ چائلڈ پیڈاگوجی کے دوسرے اہم موضوعات پر بھی ایسے ہی آسان تجزیے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری پوری پلے لسٹ کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے، اسے ضرور چیک کریں۔ چلیں اب جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اسے عملی طور پر استعمال کر کے دیکھتے ہیں۔ ہم MATT کے پچھلے پرچوں سے 2 مزید سوالات حل کرنے والے ہیں، دیکھتے ہیں آپ کو کتنا یاد ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جس طرح آبجیکٹ پرماننس کا تعلق سینسری موٹر اسٹیج سے ہے، اسی طرح کنزرویشن اور ریورسبلٹی کا تعلق کس اسٹیج سے ہے؟ سوچیں ذرا۔ دیکھیں، ایسے سوالات کو حل کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، سب سے پہلے اہم الفاظ کو پکڑیں۔ یہاں اہم الفاظ ہیں کنزرویشن اور ریورسبلٹی۔ اب اپنے دماغ میں دہرائیں کہ یہ 2 خصوصیات ہم نے کس سٹیج میں پڑھی تھیں؟ جی ہاں، بالکل، یہ کانکریٹ آپریشنل سٹیج کی پہچان ہے۔ تو صحیح جواب ہوا آپشن دال۔ کتنا آسان تھا۔ اچھا، ایک اور سوال دیکھتے ہیں۔ ایک بچہ یہ سوچتا ہے کہ رات اس لیے ہوتی ہے تاکہ وہ آرام سے سو سکے۔ یہ سوچ کیا ظاہر کرتی ہے؟ ویڈیو کو یہیں روکیں اور اپنا جواب نیچے کامنٹس میں ضرور لکھیں۔ بہت اچھا۔ جن لوگوں نے خود مرکزیت یعنی ایگو سینٹرزم کا انتخاب کیا وہ بالکل درست ہیں۔ بچے کا یہ سوچنا کہ دنیا کا ہر کام اس کی ذات کے لیے ہو رہا ہے، یہی تو ایگو سینٹرزم ہے، اور یہ خصوصیت پری آپریشنل سٹیج میں پائی جاتی ہے۔ اچھا، امتحان میں اعلیٰ نمبر حاصل کرنے کے لیے صرف تھیوری جاننا کافی نہیں ہے، آپ کو اس پر ہونے والی تنقید کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے۔ تو آئیے پیاجے کے نظریے پر ایک تنقیدی نظر ڈالتے ہیں۔ دیکھیں، پیاجے کا کام اپنی جگہ بہت اہم ہے، لیکن کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ انہوں نے بچوں کی صلاحیتوں کو تھوڑا کم سمجھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ترقی اتنی صاف ستھری مرحلہ وار نہیں ہوتی، بلکہ ایک مسلسل عمل ہے۔ اور سب سے بڑی تنقید یہ ہے کہ انہوں نے معاشرے اور ثقافت کے اثر کو نظر انداز کیا، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ بچہ اپنے ماحول سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب سیشن کے آخر میں آئیے جلدی سے ان تمام اہم نکات کا خلاصہ کر لیتے ہیں جو آپ کو اپنے امتحان کے لیے یاد رکھنے ہیں۔ بس یہ 4 باتیں ذہن میں بٹھا لیں۔ اول، بچے خود اپنے علم کی تعمیر کرتے ہیں۔ دوم، سیکھنا ایسیمیلیشن اور اکوموڈیشن کے توازن سے ہوتا ہے۔ سوم، چاروں سٹیجز کی سب سے خاص بات کیا ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور چہارم، اس تھیوری کی کچھ خامیاں بھی ہیں جن کا علم ہونا ضروری ہے۔ تو یہ تھا پیاجے کی تھیوری کا ایک جامع تجزیہ، خاص طور پر MATT کے امیدواروں کے لیے۔ اپنی تیاری کو اور بھی مضبوط کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک سے مفت PDF نوٹس ڈاؤن لوڈ کرنا نہ بھولیں اور وہیں پر موجود کوئز کو حل کر کے خود کو ٹیسٹ کریں۔ اگر یہ کوشش آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل ارشاد احمد وہنواڑ کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کی تیاری کے لیے بہت بہت نیک خواہشات۔ ٹیٹ امتحان کی تیاری کرنے والے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم ٹاپک پر بات کریں گے، لیو وائگوٹسکی کا سماجی ثقافتی نظریہ۔ چلیں اس کو بالکل آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں تاکہ آپ کے سارے کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں۔ اچھا، 1 منٹ کے لیے سوچئے، آپ نے اپنے جوتوں کے فیتے باندھنا کیسے سیکھا تھا؟ یا کوئی ویڈیو گیم کا مشکل لیول کیسے پار کیا تھا؟ ظاہر ہے کسی نے آپ کی مدد کی ہوگی، ہے نا؟ ہو سکتا ہے آپ کے امی ابو نے، کسی بڑے بھائی یا بہن نے، یا کسی دوست نے آپ کو سکھایا ہو۔ بالکل یہی بات، یہی وائگوٹسکی کے نظریے کا نچوڑ ہے۔ لیو وائگوٹسکی، جو ایک سوویت سائیکالوجسٹ تھے، ان کا ماننا تھا کہ ہم سب سے بہترین طریقے سے دوسروں کے ساتھ مل کر ان سے بات چیت کر کے ہی سیکھتے ہیں۔
सीखना असल में एक समाजी अमल है। अच्छा, यहाँ एक बहुत अहम बात आती है जो इम्तिहान में अक्सर पूछी जाती है, वाइगोत्स्की और पियाजे में फ़र्क। पियाजे कहते थे कि बच्चा पहले खुद से चीज़ें दरियाफ्त करता है, यानी तरक्की पहले होती है और सीखना बाद में। लेकिन वाइगोत्स्की का कहना था कि नहीं, सीखना पहले होता है। जब हम दूसरों से बातचीत करते हैं तो हमारी तरक्की होती है। ये फ़र्क ज़रूर याद रखिएगा। चलें अब वाइगोत्स्की के 3 सबसे बड़े और अहम आइडियाज़ को देखते हैं। आप इन्हें एक उस्ताद का टूल किट भी कह सकते हैं। और हाँ, आपके इम्तिहान के लिए ये तीनों तस्वुरात समझना बहुत ही ज़रूरी हैं। सबसे पहला और सबसे मशहूर कॉन्सेप्ट है ZPD, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये क्या है? ये असल में सीखने का वो मैजिक जोन है, वो बेहतरीन जगह जहां कोई बच्चा किसी की थोड़ी सी मदद से कुछ नया सीख सकता है। ये तस्वीर देखें, इससे बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। ये जो बीच का हरा दायरा है, ये वो काम है जो बच्चा अकेले कर सकता है, और जो बाहर का लाल दायरा है वो काम है जो वो अभी बिल्कुल नहीं कर सकता, चाहे जितनी भी मदद मिले। और इन दोनों के बीच का ये जो पीला हिस्सा है ना, यही है ZPD। ये वो जोन है जहां अगर बच्चे को थोड़ी सी रहनुमाई मिल जाए तो वो सीख सकता है। अच्छे उस्ताद हमेशा इसी जोन में बच्चों को टास्क देते हैं। तो सवाल यह है कि ZPD में ये मदद देता कौन है? इसके लिए वाइगोत्स्की ने एक टर्म इस्तेमाल की है, मोर नॉलेजेबल अदर, जिसे हम शॉर्ट में MKO कहते हैं। और देखें, MKO का मतलब सिर्फ टीचर नहीं है। कोई भी शख्स जो किसी खास काम में आपसे ज़्यादा जानता हो वो MKO हो सकता है। आपके वालिदैन, बड़े भाई बहन, आपका कोई दोस्त जिसे मैथ्स ज़्यादा अच्छी आती हो, यहाँ तक कि आजकल तो कोई YouTube वीडियो या कोई एजुकेशनल ऐप भी MKO हो सकती है। अच्छा, तो MKO जो मदद देता है, इस मदद देने के अमल को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग। ये लफ्ज़ बहुत अहम है। इसका मतलब है एक आर्जी सहारा, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी इमारत को बनाते वक्त लोहे का एक ढांचा लगाया जाता है, और जब इमारत मजबूत हो जाती है तो उसे हटा देते हैं। इम्तिहान के लिहाज से ये बात ज़हन में रखें कि स्कैफोल्डिंग का मतलब बच्चे को सीधा सीधा जवाब बता देना नहीं है, बल्कि इसमें कई चीज़ें शामिल हैं, जैसे काम करके दिखाना, मुश्किल काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना, इशारे देना और सही वक्त पर फीडबैक देना। यहाँ एक छोटी सी बात बताता चलूं, अगर आप पेडागोजी के सारे टॉपिक्स तफसील से समझना चाहते हैं तो हमारी पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसे ज़रूर चेक कीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं एक और जबरदस्त आइडिया की तरफ। वाइगोत्स्की के मुताबिक इंसानों के पास सीखने का सबसे ताकतवर टूल, सबसे बड़ी सुपर पावर क्या है? वो है ज़बान। ज़बान और सोच का आपस में बहुत गहरा रिश्ता है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि ज़बान की वजह से ही हमारी सोच डेवलप होती है। इसके 3 मराहिल हैं। शुरू में बच्चा दूसरों से बातचीत करने के लिए ज़बान इस्तेमाल करता है, जैसे रोकर या बड़बड़ाकर। फिर तकरीबन 3 साल की उम्र में वो खुद से ऊंची आवाज़ में बातें करने लगता है, जिसे प्राइवेट स्पीच कहते हैं। और आखिर में 7 साल की उम्र तक यही खुद कलामी दिमाग के अंदर होने लगती है, जिससे हम सोचना कहते हैं। अब आपके लिए एक सवाल। आपने अक्सर देखा होगा कि छोटे बच्चे खेलते हुए या कोई काम करते हुए खुद से बातें करते हैं। वाइगोत्स्की के मुताबिक ये क्या चीज़ है? क्या ये कोई बुरी आदत है? नहीं, ये है प्राइवेट स्पीच, और ये इस बात की निशानी है कि बच्चा अपनी सोच को मुनज़्ज़म कर रहा है। आपका क्या ख्याल है? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। वाइगोत्स्की का ये मशहूर कॉल उनकी पूरी थ्योरी का खुलासा है। वो कहते हैं कि हर चीज़ बच्चा 2 बार सीखता है, पहली बार दूसरों के साथ समाजी सतह पर और दूसरी बार अपने अंदर इनफरादी सतह पर, यानी सीखने का अमल बाहर से अंदर की तरफ आता है। चलें जी, थ्योरी तो हमने समझ ली, अब सबसे ज़रूरी काम करते हैं। देखते हैं कि महाटेट के पिछले इम्तिहानात में इस टॉपिक से कैसे सवालात आए हैं और उन्हें हल कैसे करना है। तैयार हैं? ये रहा पहला सवाल। लिव वाइगोत्स्की के मुताबिक इल्मी नशोनमा यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की सबसे बड़ी वजह क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए, स्टिमुलस रिस्पॉन्स पेयरिंग, बी, सोशल इंटरैक्शन, सी, एडजस्टमेंट ऑफ मेंटल स्कीमाज, या डी, इक्लिब्रेशन। आराम से सोचिए और अपना जवाब तय कीजिए। और सही जवाब है ऑप्शन बी, समाजी तामुल। अगर आपने यही सोचा था तो बहुत खूब। क्यों? क्योंकि वाइगोत्स्की के नज़रिए का नाम ही सोशो कल्चरल थ्योरी है, यानी समाजी सकाफती नज़रिया। तो बस ये एक टिप याद रखें, जहां भी सवाल में समाज, सकाफत, ज़बान या दूसरों से बातचीत का जिक्र आए, समझ जाएं कि बात वाइगोत्स्की की हो रही है। बाकी जो ऑप्शंस हैं वो पियाजे की थ्योरी से जुड़े हैं। चलें एक और सवाल देखते हैं। वाइगोत्स्की की थ्योरी में स्कैफोल्डिंग से क्या मुराद है? ऑप्शंस हैं। ए, MKO की तरफ से आर्जी मदद,
बी मुस्तकिल मदद, सी सजा देना या डी लेक्चर देना? जी हाँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी MKO की तरफ से दी जाने वाली आर्जी मदद। याद है वो इमारत वाली मिसाल? सहारा हमेशा आर्जी यानी टेम्परेरी होता है। इसका मकसद बच्चे को खुद मुख्तार बनाना है, ना कि हमेशा उस पर इन्सार करवाना। इसीलिए मुस्तकिल मदद वाला ऑप्शन गलत है। बाकी सजा और लेक्चर तो बिल्कुल ही अलग चीजें हैं। तो आर्जी मदद यहाँ कीवर्ड है। तो चलें जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। आज का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? ये कि अच्छे उस्ताद वो होते हैं जो बच्चों के लिए ZPD में स्कैफोल्डिंग के पुल बनाते हैं ताकि वो सीख सकें। और हाँ, अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से PDF नोट जरूर डाउनलोड कर लें और प्रैक्टिस क्विज भी हल करें ताकि आपको अपनी समझ का अंदाजा हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला और आपकी तैयारी में मदद हुई तो प्लीज़ इरशाद अहमद मोहनवार चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका साथ ही हमें आपके लिए ऐसा और भी मेयारी मवाद बनाने की हिम्मत देता है। आप सबकी तैयारी के लिए ढेर सारी नेक तमन्नाएं। महाटेट की तैयारी करने वाले तमाम दोस्तों का खैर मकदम है। चलिए आज अपने स्टूडेंट्स की शख्सियत की नशोनुमा के राजों से पर्दा उठाते हैं, बिल्कुल बचपन से लेकर जवानी तक। आज के इस सेशन में हम एक ऐसे नज़रिए को समझेंगे जो हर टीचर के लिए, आपके लिए एक बुनियाद की तरह है। एरिक एरिक्सन का नफ्सियाती समाजी नशोनुमा का नज़रिया। तो सवाल ये है कि आखिर एक टीचर के लिए ये थ्योरी इतनी ज़रूरी क्यों है? इसे समझने के लिए ज़रा इसका मुवाजना फ्रॉइड की थ्योरी से करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, फ्रॉइड ने सिर्फ बचपन पर फोकस किया, जबकि एरिक्सन का नज़रिया बहुत वसी है। उन्होंने कहा कि इंसान पूरी जिंदगी सीखता और बदलता रहता है और इसमें समाज का यानी सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है। तो एक उस्ताद के लिए इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे स्टूडेंट का सीखने और बढ़ने का अमल सिर्फ स्कूल में ख़त्म नहीं होता। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एरिक्सन की थियरी के बुनियादी उसूलों को जानेंगे, फिर उन 4 शुरुआती स्टेजेस को देखेंगे जो शख्सियत की बुनियाद रखते हैं। इसके बाद शनाख्त के सबसे अहम मरहले को समझेंगे और आखिर में महाटेट इम्तिहान के लिए इसकी क्या अहमियत है और कौन से पॉइंट्स आपको याद रखने हैं उस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। एरिक्सन की लाइफ स्पैन थ्योरी के बुनियादी उसूल क्या हैं? इस थ्योरी की 4 खास बातें हैं। पहली, लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंट, मतलब इंसान पैदाइश से बुढ़ापे तक सीखता है। दूसरी, साइको सोशल क्राइसिस, हर स्टेज पर इंसान एक खास समाजी कशमकश या चैलेंज से गुजरता है। सोचिए जरा, क्या हम सब अपनी जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर ऐसे चैलेंजेस से नहीं गुजरे? तीसरा, हमारा फैमिली, हमारा स्कूल और हमारा समाज हमारी शख्सियत को बनाता है। और सबसे अहम है ईगो आइडेंटिटी, यानी खुद को पहचानने का सफर। ये सवाल कि आखिर मैं हूं कौन। अब हम बात करते हैं शुरुआती 4 स्टेजेस की। ये किसी भी बच्चे की तालीम के लिए बेहद अहम है, क्योंकि यहीं पर उसकी शख्सियत की बुनियाद रखी जाती है। पहला मरहला है एतमाद बमुकाबला बेएतमादी। एक छोटे से बच्चे के बारे में सोचिए, उसकी पूरी दुनिया इस बात पे टिकी है कि क्या उसे वक्त पर प्यार और देखभाल मिलेगी या नहीं। अगर मिलती है तो वो दुनिया पर भरोसा करना सीखता है। बिल्कुल। और एक टीचर के तौर पर जब हम क्लासरूम में एक महफूज और दोस्ताना माहौल बनाते हैं तो हम उसी बुनियादी एतमाद को और भी मजबूत कर रहे होते हैं। और जब ये एतमाद बन जाता है तो बच्चे को मिलती है उम्मीद।
उसे यकीन हो जाता है कि ये दुनिया एक काबिल भरोसा जगह है। दूसरा मरहला है खुद मुख्तारी व मुकाबला शर्म और शक। ये वो उम्र है जब बच्चा कहता है मैं खुद करूंगा। अरे हाँ, जरा इस छोटे बच्चे का तसव्वुर करें जो खुद से अपने जूते पहनने की जिद करता है, भले ही 10 मिनट लग जाएं। यही खुद मुख्तारी है। अगर हम उसे शाबाशी दें तो इसका एतमाद बढ़ता है। आपके जहन में ऐसी कौन सी मिसालें हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। इस मरहले का मुस्बत नतीजा है कुव्वत-ए-इरादी यानी विल पावर। बच्चा अपने ऊपर काबू पाना सीखता है। तीसरा मरहला है पहल कदमी मुकाबला एहसास जुर्म। ये वो उम्र है जब बच्चे सवालों की झड़ी लगा देते हैं, खुद से खेल ईजाद करते हैं और नए नए मंसूबे बनाते हैं। ये एहसास हम सबको याद है ना? जब हमारे जहन में कोई ज़बरदस्त आइडिया आता है। इस स्टेज पर अगर बच्चे की हौसला अफजाई की जाए तो वो ज़िंदगी भर के लिए कुछ नया करने वाला बन सकता है। यहाँ प्री स्कूल टीचर्स का रोल बहुत अहम हो जाता है। इस मरहले की कामयाबी से बच्चे को मकसद का एहसास मिलता है कि उसके कामों का कोई मतलब है। वैसे एक बात और, अगर आप पेडागोजी के दूसरे टॉपिक्स को भी इसी तरह आसानी से समझना चाहते हैं तो हमारी पूरी प्लेलिस्ट जरूर देखें। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चौथा मरहला मेहनत ब मुकाबला कमतरी। ये स्कूल की उम्र है। यहाँ बच्चे के दिमाग में सबसे बड़ा सवाल होता है, क्या मैं काबिल हूं? वो स्कूल में नई चीजें सीखते हैं और अपनी सलाहियतों को दूसरों से मुवाजना करते हैं। और ये पॉइंट महाटेट के लिए बहुत ज्यादा अहम है। याद रखिएगा, एक उस्ताद का कहा हुआ शाबाश बच्चे में काबिलियत का एहसास जगा सकता है, जबकि बार बार दूसरों से मुवाजना करना उसमें एहसास से कमतरी पैदा कर सकता है। इस स्टेज को कामयाबी से पार करने का नतीजा है अहलियत यानी कॉम्पिटेंस, मतलब अपनी सलाहियतों पर यकीन। आइए अब जिंदगी के इस अहम और तूफानी दौर की तरफ बढ़ते हैं, यानी नौजवानी का दौर, जो मैं कौन हूं की तलाश का दौर है। पांचवा मरहला है शनाख्त बमुकाबला किरदार का उलझाव। यहाँ नौजवान अपनी कदरों, अपने अकायद और अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं। अगर उन्हें खुद को खोजने का मौका ना मिले तो वो शनाख्ती बहरान या आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो सकते हैं। ये वो वक्त है जब स्टूडेंट्स हर चीज़ आजमाना चाहते हैं, अलग म्यूजिक, अलग कपड़े, नए दोस्त। बतौर उस्ताद हमारा काम है कि हम उन्हें खुद को तलाश करने के लिए एक महफूज माहौल दें और सही रास्ते की तरफ उनकी रहनुमाई करें। एक मजबूत शनाख्त बनाने का मुस्बत नतीजा है वफादारी या फिडेलिटी। इसका मतलब है खुद से सच्चा रहना और अपने उसूलों पर कायम रहना। चलिए जल्दी से आखिरी 3 स्टेजेस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। ये स्टेजेस हमें याद दिलाते हैं कि एरिक्सन के मुताबिक शख्सियत की नशोनुमा स्कूल के बाद भी जारी रहती है, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक। ठीक है, थ्योरी तो हमने समझ ली, लेकिन इस सब का हमारी क्लासरूम में क्या काम है? आइए अब इस थ्योरी के अमली इस्तेमाल पर बात करते हैं, जो खास तौर पर महाटेट इम्तिहान के लिए बहुत अहम है। तो आपको क्या करना है? अपनी टीचिंग को हर बच्चे के डेवलपमेंटल स्टेज के हिसाब से ढालें। बच्चों को जज्बाती सहारा दें ताकि उनमें एतमाद पैदा हो। एहसास कमतरी से बचाने के लिए बच्चों का आपस में मवाजना बिल्कुल ना करें। उनमें पहल करने का जज्बा बढ़ाने के लिए पार्टिसिपेशन की हौसला अफजाई करें और शिनाख्त बनाने में मदद के लिए कैरियर गाइडेंस दें। ये ना सिर्फ अच्छी टीचिंग है, बल्कि इम्तिहान में आने वाले सवालों के जवाबात की चाबी भी है। और अब वक्त है फाइनल रिवीजन का। चलिए पिछले सालों के महाटेट इम्तिहानात में आए हुए 5 अहम सवालात को देखते हैं ताकि आपकी तैयारी पक्की हो जाए। पहला सवाल, एरिक्सन का नजरिया किस नाम से जाना जाता है? और सही जवाब है नफ्सियाती समाजी नजरिया यानी साइको सोशल थ्योरी। क्यों? क्योंकि ये नफ्सियाती जरूरियात और समाजी माहौल के ताल्लुक पर जोर देता है। ठीक है, दूसरा सवाल, एरिक्सन के मुताबिक कुल कितने मराहिल हैं? सही जवाब है 8। ये पैदाइश से बुढ़ापे तक पूरी जिंदगी को कवर करते हैं। बहुत खूब। तीसरा सवाल, शनाख्त का बहरान किस मरहले की खुसूसियत है? बिल्कुल, ये है मरहला 5 यानी नौजवानी का दौर। चौथा सवाल, मेहनत बमुकाबला कमतरी का मरहला किस उम्र के ग्रुप से मुताल्लक है? इसका सही जवाब है 6 से 12 साल यानी स्कूल जाने की उम्र। और आखिरी सवाल, एतमाद बमुकाबला बेएतमादी के मरहले का मुस्बत नतीजा क्या है? और इसका मुस्बत नतीजा है उम्मीद। तो आपने देखा, ये सारे पॉइंट्स इम्तिहान में बराहे रास्त पूछे जाते हैं। और हाँ, इन 8 स्टेजेस को तरतीब से याद रखने के लिए हमारे पास एक छोटी सी लेकिन बहुत काम की ट्रिक है। बस ये एक लाइन याद कर लें: ट्रस्ट, ऑटो, इनिशिएटिव, इंडस्ट्री, आइडेंटिटी, इंटिमिटी, जनरेशन, इंटेग्रिटी। हर लफ्ज हर स्टेज की शुरुआत की तरफ इशारा करता है। ये बताना भी जरूरी है कि इस नजरिए पर कुछ तनकीद भी की गई है, लेकिन आज भी स्टूडेंट्स के रवैये को समझने में इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। अगर आप इस टॉपिक को और गहराई से पढ़ना चाहते हैं तो हमने आपके लिए तफसीली PDF नोट्स और एक क्विज तैयार किया है ताकि आप अपनी समझ को जांच सकें। दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।
اگر آپ کو یہ سیشن مددگار لگا تو مزید ایسے معلوماتی مواد کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ارشاد وہنواڑ کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ آپ کی حمایت ہی ہماری طاقت ہے۔ اور جانے سے پہلے ایک سوال آپ کے لیے، ایرکسن کے بتائے ہوئے بحرانوں میں سے کون سا بحران آپ کو اپنی کلاس روم میں سب سے زیادہ نظر آتا ہے؟ اپنے تجربات اور خیالات ہمارے ساتھ نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں، ہمیں آپ کے جوابات کا انتظار رہے گا۔ السلام علیکم۔ کیا آپ مہا ٹیٹ امتحان کے چائلڈ ڈیولپمنٹ اور پیڈاگوجی سیکشن میں بہترین نمبر لانا چاہتے ہیں؟ تو پھر آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کریں گے۔ یہ نہ صرف امتحان کے لیے اہم ہے بلکہ ہمیں یہ سمجھنے میں بھی مدد دے گا کہ انسان صحیح اور غلط کا فیصلہ کیسے کرتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں لارنس کوہلبرگ کے اخلاقی ترقی کے نظریے کی۔ تو آج کا ہمارا سفر کیسا ہوگا؟ ہم ہائنز کی ایک دلچسپ کہانی سے شروع کریں گے، پھر کوہلبرگ کے نظریے کی گہرائی میں اتریں گے، دیکھیں گے کہ اسے کلاس روم میں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور آخر میں امتحان میں کامیابی کے لیے کچھ زبردست ٹپس بھی لیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ چلیں ایک لمحے کے لیے سوچیں، آپ ایک ایسی صورتحال میں ہیں جہاں آپ کو ایک بہت ہی مشکل انتخاب کرنا ہے، ایک ایسا فیصلہ جس پر کسی کی زندگی یا موت کا انحصار ہو۔ کوہلبرگ نے بھی لوگوں کی اخلاقی سوچ کو جانچنے کے لیے کچھ ایسی ہی صورتحال کا استعمال کیا تھا۔ یورپ کے ایک شہر میں ہائنز نامی ایک شخص رہتا تھا۔ اس کی بیوی ایک نایاب کینسر کی وجہ سے موت کے قریب تھی۔ امید کی بس ایک ہی کرن تھی، ایک دوا جو ایک مقامی دوا فروش نے ابھی ایجاد کی تھی۔ لیکن اس دوا فروش کا لالچ اس کی انسانیت پر بھاری تھا۔ وہ دوا بنانے کی قیمت سے 10 گنا زیادہ پیسے مانگ رہا تھا۔ ہائنز نے سب سے مدد مانگی، لیکن وہ صرف آدھی رقم ہی جمع کر پایا۔ جب وہ اس دوا فروش سے منت سماجت کرنے گیا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ اب یہ سوال سیدھا آپ سے ہے، اگر آپ ہائنز کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ کیا قانون توڑ کر اپنی بیوی کی جان بچاتے؟ نیچے کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کا فیصلہ کیا ہوتا، اور سب سے اہم بات، کیوں؟ یاد رکھیے گا، کوہلبرگ کے لیے آپ کا ہاں یا نہیں اتنا اہم نہیں تھا جتنا اس فیصلے کے پیچھے کی سوچ تھی۔ اور بس اسی کیوں کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ماہر نفسیات لارنس کوہلبرگ نے اپنا نظریہ پیش کیا۔ انہوں نے ہمیں ایک پورا خاکہ دیا، ایک فریم ورک جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ لوگ اخلاقی فیصلے کیسے کرتے ہیں۔ انہوں نے اس پورے سفر کو 3 بڑی سطحوں اور 6 الگ الگ مراحل میں تقسیم کیا ہے۔ یہ ٹیبل کوہلبرگ کے پورے نظریے کا خلاصہ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں 3 سطح ہیں، قبل روایتی، روایتی اور ماں بعد روایتی، اور ہر سطح کے اندر 2 مراحل ہیں۔ کوہلبرگ کا ماننا تھا کہ ہم سب ان مراحل سے ایک ترتیب میں گزرتے ہیں، بالکل سیڑھیاں چڑھنے کی طرح۔ ہم کوئی بھی مرحلہ چھوڑ کر آگے نہیں جا سکتے۔ تو آئیے اب ہر ایک مراحل کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ پہلی سطح یعنی قبل روایتی اخلاقیات، یہ زیادہ تر چھوٹے بچوں میں ہوتی ہے۔ ان کے لیے صحیح اور غلط کا پیمانہ بہت سادہ ہوتا ہے۔ کیا مجھے اس کام پر سزا ملے گی یا کوئی انعام؟ سب کچھ میرے بارے میں ہے۔ اخلاقیات کا مرکز صرف ان کی اپنی ذات ہوتی ہے۔ پہلے مرحلے میں ایک بچہ سوچے گا، نہیں ہائنز کو چوری نہیں کرنی چاہیے ورنہ اسے پولیس پکڑ کر جیل میں ڈال دے گی۔ دوسرے مرحلے میں سوچ تھوڑی سی بدل جاتی ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ میرے لیے اس میں کیا فائدہ ہے؟ ہاں، ہائنز کو دوا چرا لینی چاہیے، کیونکہ جب اس کی بیوی ٹھیک ہو جائے گی تو وہ اس کا خیال رکھے گی۔ اب آتے ہیں دوسری سطح پر، یعنی روایتی اخلاقیات۔ زیادہ تر نوجوان اور بالغ لوگ اسی سطح پر ہوتے ہیں۔ یہاں ہمارے فیصلے اس بات پر منحصر ہوتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ صحیح اور غلط کا فیصلہ دوستوں، خاندان اور قانون کے اصولوں سے ہوتا ہے۔ سیدھے لفظوں میں، لوگ کیا کہیں گے والی سوچ۔ تیسرے مرحلے میں، جسے اچھا لڑکا اچھی لڑکی کا مرحلہ بھی کہتے ہیں، سوچ کچھ ایسی ہوتی ہے۔ ہائنز کو دوا چرا لینی چاہیے، آخر وہ ایک اچھا شوہر ہے، یہی تو اسے کرنا چاہیے، ورنہ لوگ کیا سوچیں گے؟ چوتھے مرحلے میں توجہ سختی سے قانون اور نظام پر چلی جاتی ہے۔ نہیں، ہائنز کو بالکل چوری نہیں کرنی چاہیے۔ چوری کرنا قانون کے خلاف ہے۔ اگر ہر کوئی قانون توڑنے لگے گا تو یہ معاشرہ کیسے چلے گا؟ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں اخلاقی سوچ کی سب سے اونچی چوٹی پر، مابعد روایتی اخلاقیات۔ کوہلبرگ کے مطابق بہت کم لوگ اس سطح تک پہنچ پاتے ہیں۔ یہاں انسان یہ سمجھتا ہے کہ کچھ اصول قانون اور معاشرے سے بھی بڑے ہیں۔ یہ اصول انصاف، مساوات اور انسانی حقوق جیسے آفاقی اصول ہیں۔ 5ویں مرحلے میں انسان سمجھتا ہے کہ قوانین معاشرے کی بھلائی کے لیے تو ہے، لیکن وہ اٹل نہیں ہے۔ ہائنز کو دوا چرا لینی چاہیے،
क्योंकि एक इंसान की जिंदगी का हक चोरी ना करने के कानून से कहीं ज्यादा अहम है। और छठे यानी आखिरी मरहले में फैसले सिर्फ और सिर्फ ज़मीर की आवाज़ और आफाकी उसूलों पर किए जाते हैं। हाइंस को दवा चुरानी ही चाहिए क्योंकि इंसानी जान बचाना एक आफाकी अखलाकी जिम्मेदारी है, चाहे कानून इसके बारे में कुछ भी कहता हो। वाह, ये तो काफी गहरी मालूमात थी, है ना? अगर आप इन तमाम मराहिल को और भी तफसील से समझना चाहते हैं और इम्तिहान के लिए अपनी तैयारी को जांचना चाहते हैं तो फिक्र ना करें, हमने आपके लिए ज़बरदस्त नोट्स और एक प्रैक्टिस क्विज तैयार किया है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, इसे ज़रूर देखिएगा। और हाँ, हमारी मुकम्मल पेडागोजी प्लेलिस्ट को भी चेक करना मत भूलिएगा। ये सब जानना बहुत अच्छा है, लेकिन सवाल ये है कि एक उस्ताद के तौर पर ये आपके किस काम आएगा। चलें, अब इस नज़रिए को अमली तौर पर देखते हैं और समझते हैं कि आप अपनी क्लासरूम में बच्चों की इखलाकी तरक्की को कैसे बेहतर बना सकते हैं। आप अपने तुलबा के साथ हाइंस जैसी कहानियां शेयर कर सकते हैं और उनसे बहस करवा सकते हैं। याद रखें, आप खुद एक रोल मॉडल हैं। आपका हर अमल बच्चों की इखलाकी सोच पर असर डालता है। उन्हें सिर्फ ये कहने के बजाय कि ये मत करो, उनसे पूछें कि ये क्यों गलत है। और सबसे अहम, एक ऐसा माहौल बनाएं जहां हर बच्चा खुद को महफूज और अहम महसूस करे। लेकिन क्या कोहलबर्ग का नज़रिया बिल्कुल परफेक्ट है? नहीं। कुछ माहिरीन जैसे कैरल गिलिगिन का कहना है कि ये नज़रिया मर्दों की इंसाफ पर मबनी सोच पर ज़्यादा तवज्जो देता है और औरतों की देखभाल और हमदर्दी वाले पहलू को नज़रअंदाज कर देता है। इसके अलावा ये नज़रिया मुख्तलिफ सकाफ़तों और अखलाकी फ़ैसलों में जज्बात के किरदार को भी पूरी तरह नहीं समझता। ठीक है, अब आते हैं सबसे अहम हिस्से की तरफ, इम्तिहान। आप इस सारी मालूमात को महाटेट में अच्छे नंबरों में कैसे तब्दील कर सकते हैं? चलें, पिछले सालों के कुछ सवालात हल करते हैं और देखते हैं कि आपको क्या जानने की ज़रूरत है। इम्तिहान में अक्सर कोहलबर्ग और पियाजे के दरमियान फ़र्क पूछा जाता है। सबसे आसान बात याद रखें, कोहलबर्ग ने 6 मराहिल दिए और फैसले के पीछे की वजह या रीजनिंग पर तवज्जो दी, जबकि पियाजे ने 2 मराहिल दिए और खुद फैसले पर तवज्जो दी। कोहलबर्ग का नज़रिया जवानी तक जाता है, जबकि पियाजे का नज़रिया ज़्यादातर बच्चों पर मरकूज रहा। इस सवाल पर गौर करें, बच्चे की सोच का मरकज़ क्या है? सज़ा से बचना, बिल्कुल। इसलिए सही जवाब है सी, इताअत और सज़ा। ये पहले मरहले की एक वाज़ा मिसाल है। अगला सवाल, कोहलबर्ग के नज़रिए का बुनियादी मरकज़ क्या है? याद है हमने शुरू में क्या कहा था? कोहलबर्ग के लिए क्यों सबसे अहम है? तो सही जवाब है बी, किसी फैसले के पीछे का इस्तिदलाल यानी रीजनिंग। आखिरी सवाल, कानून और निज़ाम का मरहला किस सतह से ताल्लुक़ रखता है? ये चौथा मरहला है जहां माशरे के उसूलों पर सख्ती से अमल किया जाता है, और ये मरहला दूसरी सतह यानी बी, रिवायती अखलाकियात का हिस्सा है। बहुत खूब। अब इम्तिहान से ठीक पहले आइए इन तमाम अहम नुकात को एक बार फिर तेज़ी से दोहरा लेते हैं। यह है आपकी आखिरी मिनट की तैयारी का टूल किट। इन 6 मराहिल को तरतीब से याद रखने के लिए ये 6 अल्फाज याद कर लें: सज़ा, इनाम, अच्छा, कानून, समाज, अखलाकियात। बस इस तरतीब को याद रखें और आप कभी नहीं भूलेंगे। तो आज हमने क्या सीखा? 3 सतह, 6 मराहिल और सबसे अहम बात, अखलाकियात का ताल्लुक इससे है कि हम क्यों कोई फैसला करते हैं। उम्मीद है कि इस वजाहत ने आपको इस अहम मौजू को समझने में मदद दी होगी। अगर आप महाटेट की तैयारी के लिए ऐसे ही मजीद मालूमाती तज्ज़िये देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल इरशाद वोहनवाड़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी कामयाबी के लिए दुआ गो। अल्लाह हाफिज़। कभी सोचा है कि एक मामूली सी घंटी की आवाज़ आपके जज्बात, आपके रद्द अमल को कंट्रोल कर सकती है? नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जिसे एक रूसी साइंसदान ने तकरीबन हादसाती तौर पर दरियाफ्त कर लिया था। तो आज हम उसी दिलचस्प राज से पर्दा उठाएंगे जिसे क्लासिकी मशरूतियत कहते हैं, और हाँ, ये भी देखेंगे कि ये इल्म आपको महाटेट इम्तिहान में कामयाब होने में कैसे मदद दे सकता है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? एक सीधे साधे से सवाल से,
एक ऐसा सवाल जिसने इवान पेवलोव नामी साइंसदान को परेशान कर दिया था। ये कहानी है कुत्ते की, एक घंटे की और सीखने के एक ऐसे इनकलाबी राज की जिसने नफ्सियात की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और सुनिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये वो खुफिया फॉर्मूला है जो महाटेट इम्तिहान में आपकी कामयाबी की कुंजी बन सकता है। अच्छा, तो इस राज को समझने के लिए हमें 4 अहम किरदारों को समझना होगा। ये समझ लें कि ये 4 सतून हैं जिन पर क्लासिकी मशरूतियत की पूरी इमारत खड़ी है। अगर आपने इन चारों को समझ लिया तो समझें कि आपने इस टॉपिक पर महारत हासिल कर ली और फिर इम्तिहान में कोई भी सवाल आपको मुश्किल नहीं लगेगा। तो पहला किरदार है गैर मशरूत मुहर्रिक, यानी अनकंडीशन्ड स्टिमुलस, जिसे हम UCS कहेंगे। अब ये क्या है? सीधी सी बात है, ये कोई भी ऐसी चीज़ है जो कुदरती तौर पर बिना कुछ सिखाए आपसे कोई रद्द-ए-अमल निकलवाए। जैसे बिरयानी की खुशबू जैसे ही आती है मुंह में पानी आ जाता है ना, बस इसके लिए आपको कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती, ये कुदरती है। और बिरयानी की खुशबू जो कि UCS थी, कि जवाब में जो आपके मुंह में पानी आया, इसे हम कहते हैं गैर मशरूत रद्द-ए-अमल या UCR। ये वो रद्द-ए-अमल है जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ये बिल्कुल कुदरती खुदकार रिएक्शन है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुत्ते के मुंह में खाने को देखकर पानी आ जाता है। अच्छा, अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा, यानी हमारा तीसरा किरदार मशरूत महरिक या CS। शुरू में ये बिल्कुल एक बेजरर न्यूट्रल चीज होती है, जैसे एक आम सी घंटी की आवाज। अब घंटी का खाने से क्या ताल्लुक? कोई भी नहीं। लेकिन जब इसी घंटी को बार बार खाने के साथ बजाया जाता है तो यही आम सी घंटी एक बहुत ताकतवर सिग्नल बन जाती है। और फिर वो जादुई लम्हा आता है जब सीखने का अमल मुकम्मल हो जाता है और हमें मिलता है हमारा आखिरी किरदार मशरूत रद्द-ए-अमल यानी CR। अब क्या होता है? अब कुत्ता सिर्फ घंटी की आवाज सुनकर ही मुंह में पानी लाने लगता है, भले ही खाना आसपास हो ही ना। बस यही वो पॉइंट है जहां एक न्यूट्रल चीज एक पावरफुल सिग्नल बनकर रवैये को कंट्रोल करने लगती है। तो चलें इस पूरे अमल को एक साथ देखते हैं। ये टेबल बिल्कुल एक खुलासे की तरह है। देखें, कंडीशनिंग से पहले खाना यानी UCS देखकर मुंह में पानी आता है यानी UCR। फिर कंडीशनिंग के दौरान घंटी यानी CS और खाना यानी UCS एक साथ दिए जाते हैं और आखिर में सिर्फ घंटी यानी CS की आवाज पर ही मुंह में पानी आने लगता है, जो कि CR है। यही वो तब्दीली है जो क्लासिकी मशरूतियत की बुनियाद है। लेकिन ठहरिए, ये अमल इतना सीधा भी नहीं है। पावलोव ने पाया कि सीखने के अमल के कुछ उसूल हैं, 5 बड़े उसूल। तो चलें अब उन उसूलों को देखते हैं जो ये बताते हैं कि ये सीखा हुआ ताल्लुक कैसे बनता है, कैसे कमजोर पड़ता है और कभी-कभी कैसे वापस भी आ जाता है। तो ये हैं वो 5 उसूल: हुसूल, खात्मा, खुद ब खुद बहाली, उमूमियत और इम्तियाज। ये 5 नाम याद कर लें क्योंकि ये इस पूरे टॉपिक का निचोड़ हैं। अगर आपने इनको समझ लिया तो महाटेट में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर सवालात इन्हीं उसूलों के इर्द गिर्द घूमते हैं। अच्छा, उनमें से 2 बहुत दिलचस्प हैं, उमूमियत और इम्तियाज। इनमें फ़र्क समझना बहुत आसान है। फ़र्ज़ करें एक बच्चे को एक ख़ास किस्म के काले कुत्ते ने काट लिया। अब अगर वो हर तरह के काले जानवर, हत्ता कि काली बिल्ली से भी डरने लगे तो यह है उमूमियत। लेकिन अगर वो सिर्फ उसी ख़ास नस्ल के काले कुत्ते से डरे और बाकियों से नहीं, तो यह है इम्तियाज, यानी एक में रद्द-ए-अमल फैल जाता है और दूसरे में महदूद हो जाता है। चलें, अब एक छोटा सा सवाल आप सबके लिए। क्या आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से उमूमियत या जनरलाइजेशन की कोई मिसाल सोच सकते हैं? जैसे कभी ऐसा हुआ कि किसी एक टीचर के सख्त होने की वजह से आपको उस पूरे सब्जेक्ट से ही डर लगने लगा हो? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो अब सबसे अहम सवाल, ये सब कुत्ते और घंटियों की कहानियां जानने का फायदा क्या है? फायदा यह है कि ये उसूल सिर्फ लैब तक महदूद नहीं है। खास तौर पर एक टीचर के लिए ये इल्म एक बहुत ही ताकतवर टूल की तरह है। इससे आप अपने स्टूडेंट्स के रवैये को बेहतर बना सकते हैं और क्लास का माहौल भी बहुत अच्छा बना सकते हैं। इससे क्लासरूम में कैसे इस्तेमाल करें? बहुत आसान है। फर्ज करें कोई बच्चा मैथ्स से डरता है, आप क्या कर सकते हैं? आप मुश्किल सवालात को दिलचस्प सरगर्मियों या छोटी छोटी तारीफों के साथ जोड़ सकते हैं। जब भी वो कोई सवाल हल करे, उसकी तारीफ करें। आहिस्ता आहिस्ता उस बच्चे का मैथ्स का डर एक मजबूत एहसास में बदल जाएगा। इसी तरह आप क्लास में एक अच्छा खुशगवार माहौल बनाकर बच्चों का स्कूल आने का दिल भी लगा सकते हैं।
اور ہاں، اگر آپ چائلڈ ڈیولپمنٹ اور پیڈاگوجی کے دوسرے اہم ٹاپکس کو بھی اسی طرح آسانی سے سمجھنا چاہتے ہیں تو ہماری پوری پلے لسٹ ضرور دیکھیں۔ اس میں مہاٹیٹ کے سلیبس کے مطابق سارے اہم ٹاپکس کور کیے گئے ہیں، لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ چلیں جی، اب وقت ہے اپنے علم کو پرکھنے کا۔ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس کی مدد سے ہم مہاٹیٹ کے پچھلے سالوں کے سوالات حل کر پاتے ہیں یا نہیں۔ تیار ہیں؟ تو پہلا سوال، یہ نظریہ کس نے پیش کیا؟ اسکنر، تھورنڈائک، پاولوو یا پیاجے؟ یہ تو بہت آسان ہے۔ بالکل صحیح جواب ہے سی، پاولوو۔ یہ نام تو اب آپ کو کبھی نہیں بھولے گا۔ سوال نمبر 2، UCS کیا ہے؟ کیا یہ سیکھا ہوا رد عمل ہے، قدرتی محرک ہے، سیکھا ہوا محرک ہے یا مصنوعی رد عمل؟ جی، جواب ہے بی، قدرتی محرک۔ یاد ہے نا بریانی کی خوشبو، وہ محرک جو قدرتی طور پر رد عمل پیدا کرے۔ تیسرا سوال خاتمہ یا ایکسٹنکشن کے بارے میں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ سیکھنا بڑھ جاتا ہے، رد عمل کم ہو جاتا ہے، نیا رد عمل بنتا ہے یا عمومیت؟ صحیح جواب ہے بی، رد عمل میں کمی۔ جب گھنٹی کے بعد کھانا ملنا بند ہو جائے تو آہستہ آہستہ منہ میں پانی آنا بھی کم ہو جاتا ہے، اسی کو ایکسٹنکشن کہتے ہیں۔ اگلا سوال، عمومیت کا کیا مطلب ہے؟ امتیاز کرنا، ملتے جلتے محرکات پر ایک ہی رد عمل روکنا یا سیکھنا بھول جانا؟ جی ہاں، جواب ہے بی، ملتے جلتے محرکات پر ایک ہی رد عمل۔ جیسے کتے کا صرف ایک گھنٹی پر نہیں بلکہ ملتی جلتی ہر آواز پر رد عمل دینا۔ اور آخری سوال جو سیدھا پاولوف کے تجربے سے ہے، گھنٹی سن کر کتے کے منہ میں پانی آنا، یہ کون سا رد عمل ہے؟ UCR، CR، UCS یا UR؟ جواب ہے بی، CR یعنی مشروط رد عمل۔ یہ ایک سیکھا ہوا رد عمل ہے کیونکہ یہ گھنٹی کے ساتھ کھانے کی کنڈیشننگ کے بعد پیدا ہوا ہے۔ تو مختصراً آج ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا کہ سیکھنے کا عمل ایک نیوٹرل چیز کو قدرتی چیز سے جوڑ کر ہوتا ہے۔ ہم نے پاولوف کے 4 اہم کرداروں UCS، UCR، CS اور CR کو جانا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ اصول کلاس روم میں کتنے کام آ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ مہاٹیٹ کے CDP سیکشن کا ایک بہت ہی اہم اور بار بار آنے والا ٹاپک ہے۔ اپنی تیاری کو اور بھی پکا کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے PDF نوٹس ضرور ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنی سمجھ کو جانچنے کے لیے کوئز بھی حل کریں۔ اگر آپ کو یہ تجزیہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل ارشاد وہنوار کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے سیشن میں۔ خوش آمدید۔ آج ہم مہاٹیٹ امتحان کے لیے ایک بہت ہی اہم اور دلچسپ موضوع یعنی آپرینٹ کنڈیشننگ پر بات کریں گے۔ یہ ایک ایسا نظریہ ہے جسے سمجھنا ہر اس استاد کے لیے ضروری ہے جو مستقبل میں کلاس روم میں ایک مثبت تبدیلی لانا چاہتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ایک سوال سے۔ ذرا سوچیں، ایک چھوٹا سا بالکل عام سا دکھنے والا باکس، لیکن اس بظاہر معمولی باکس کے اندر ایک ایسا راز چھپا تھا جس نے سیکھنے اور سکھانے کے بارے میں ہماری سمجھ کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ آخر ایسا کیا خاص تھا اس باکس میں؟ تو چلیے اسی معاملے سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ یہ کہانی ہے اسکنر باکس کی، ایک ایسے تجربے کی جس نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہمارا رویہ کیسے بنتا ہے اور اسے کیسے بدلا جا سکتا ہے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ اس باکس کے اندر ایک بھوکا چوہا تھا۔ وہ پریشانی میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا کہ اچانک غلطی سے اس کا پاؤں ایک لیور پر پڑ گیا، ٹک، اور فوراً ہی کھانے کی ایک گولی اس کے سامنے آ گری۔ چوہا تھوڑا حیران ہوا۔ کچھ دیر بعد اس نے جان بوجھ کر پھر سے لیور دبایا اور دیکھیے پھر سے کھانا مل گیا۔ بس بہت جلد وہ یہ سادہ سا تعلق سمجھ گیا کہ لیور دبانے کا نتیجہ کھانا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سیکھنے کا ایک بالکل نیا اور طاقتور اصول دنیا کے سامنے آیا۔ یہ تجربہ صرف ایک چوہے کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی گہرے اور طاقتور اصول کو ظاہر کرتا ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ ہم سب، چاہے انسان ہو یا جانور، اپنے کاموں کے نتائج سے سیکھتے ہیں۔ اور اسی اصول کو نفسیات کی زبان میں عاملانہ مشروطیت یا آپرینٹ کنڈیشننگ کہتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں یہ سیکھنے کا وہ طریقہ ہے جس میں کسی بھی رویے کو اس کے بعد ملنے والے نتیجے یعنی انعام یا سزا کے ذریعے یا تو مضبوط کیا جاتا ہے یا پھر کمزور کیا جاتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے چوہے نے انعام ملنے پر لیور دبانا سیکھ لیا۔ اور اس پورے عمل کا نچوڑ خود BF اسکنر نے اپنے اس مشہور جملے میں بیان کیا ہے کہ جس رویے کو تقویت ملتی ہے اسے دہرایا جاتا ہے اور جس رویے کو سزا ملتی ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے۔ بس
यही इस तजुर्बे के पीछे का बुनियादी राज है। अगर नतीजा अच्छा होगा तो हम वो काम बार बार करेंगे, और अगर नतीजा बुरा होगा तो हम उस काम से बचेंगे। तो सवाल यह है कि एक उस्ताद के तौर पर इस उसूल को क्लासरूम में कैसे इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए हमारे पास कुछ खास औजार हैं जिन्हें हम तक़वियत का टूल किट कह सकते हैं। आइए उन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला औजार है तक़वियत, यानी किसी अच्छे रवैये को मज़ीद मजबूत करना। इसकी दो किस्में हैं। पहली है मुस्बत तक़वियत, जिसमें आप कुछ अच्छा शामिल करते हैं, जैसे किसी तालिब इल्म के अच्छा काम करने पर उसे शाबाशी देना या चॉकलेट देना। लेकिन दूसरी किस्म मनफी तक़वियत अक्सर लोगों को उलझन में डाल देती है। मनफी तक़वियत का मतलब सज़ा देना नहीं है, इसका मतलब है कोई बुरी या नापसंदीदा चीज़ हटा लेना। मिसाल के तौर पर, अगर क्लास में बच्चे खामोशी से अपना काम करते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि आज कोई होमवर्क नहीं मिलेगा। यहाँ आपने होमवर्क, जो एक नापसंदीदा चीज़ थी, उसे हटा लिया, जिसकी वजह से बच्चे अगली बार भी खामोशी से काम करने की कोशिश करेंगे। तो याद रखें, दोनों सूरतों में रवैया बढ़ता ही है। अब आते हैं सज़ा पर, जिसका मकसद किसी बुरे रवैये को कम करना होता है। मुस्बत सज़ा में आप कोई नापसंदीदा चीज़ शामिल करते हैं, जैसे क्लास में शरारत करने पर इजाफी होमवर्क देना, जबकि मनफी सज़ा में आप कोई पसंदीदा चीज़ हटा लेते हैं, जैसे उसूल तोड़ने पर बच्चे से उसका मोबाइल फ़ोन या खेलने का वक्त ले लेना। ये दोनों तरीके भी बहुत मौसर हो सकते हैं अगर सही तरीके से इस्तेमाल किए जाएं। लेकिन एक सवाल यहाँ पैदा होता है। अगर कोई तालिब इल्म एक बहुत मुश्किल काम सीख रहा हो, जैसे एक मजमून लिखना, हम उससे ये उम्मीद तो नहीं कर सकते कि वो पहली ही कोशिश में बेहतरीन मजमून लिख दे। तो ऐसे में क्या करें? यहीं पर हमारा अगला औजार शेपिंग काम आता है। शेपिंग का मतलब है रवैये को आहिस्ता आहिस्ता, कदम ब कदम तश्कील देना। जैसे आप पहले बच्चे को सिर्फ एक अच्छा जुमला लिखने पर शाबाशी दें, फिर एक पैराग्राफ लिखने पर, और फिर आखिर में पूरा मजमून लिखने पर। इस तरह आप हर छोटे कदम पर हौसला अफजाई करके उसे मंजिल तक पहुंचा देते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी लेकिन अहम बात। इस पूरे मौजू पर तफसीली PDF नोट्स और अपनी तैयारी को जांचने के लिए एक प्रैक्टिस क्विज, दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अपनी तैयारी को मजीद पुख्ता करने के लिए इन्हें ज़रूर देखें। अब एक सवाल सबके लिए। आपके ख्याल में एक क्लासरूम में बच्चों को सिखाने और नज़्म-ओ-ज़ब्त कायम रखने के लिए लंबे अरसे तक कौन सी चीज़ ज़्यादा कारआमद है, इनाम या सज़ा? और आप ऐसा क्यों सोचते हैं? अपने ख्यालात और तजर्बात नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। और हाँ, ये याद रखें कि ये मौजू तदरीस के वसी इल्म का सिर्फ एक हिस्सा है। पेडागोजी के दूसरे अहम मौज़ूआत पर वीडियोस के लिए हमारी मुकम्मल प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए अब इन तमाम बातों को समेटते हैं और देखते हैं कि ये नज़रिया महाटेट के इम्तिहान के लिए इतना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि इसका सीधा ताल्लुक आपके क्लासरूम को चलाने के तरीके से है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप मुस्बत तक़वियत का इस्तेमाल करके बच्चों में सीखने का शौक़ बढ़ा सकते हैं। मिसाल के तौर पर, जब कोई बच्चा जवाब देने की कोशिश करे, चाहे जवाब ठीक ना भी हो, उसकी कोशिश की तारीफ़ करें। इससे उसकी हिम्मत बढ़ेगी। और ये भी याद रखें कि सज़ा का इस्तेमाल बहुत कम और बहुत सोच समझकर करना चाहिए। ये आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। चलें जी, अब वक्त है अपनी मालूमात को परखने का। हम महाटेट के पिछले सालों के कुछ असली सवालात देखेंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इम्तिहान में इस मौजू से कैसे सवालात पूछे जाते हैं। तैयार हैं सब? पहला सवाल बहुत सीधा है। आमिलाना मशरूतियत का नज़रिया किसने पेश किया था? अपना जवाब सोच लें। याद है हमने शुरू में किसका जिक्र किया था? और सही जवाब है ऑप्शन बी, स्किनर। जैसा कि हमने बात की थी, BF स्किनर को ही इस नज़रिए का बानी माना जाता है। अगला सवाल, मुस्बत तक़वियत से क्या मुराद है? याद करें, मुस्बत का मतलब क्या था? सारे ऑप्शंस को गौर से पढ़ें। बिल्कुल सही जवाब है बी, इनाम देना। याद रखें, मुस्बत यानी कुछ जमा करना या शामिल करना, और तक़वियत यानी रवैये को मजबूत करना। तो इनाम देकर रवैये को मजबूत करना। सवाल नंबर 3, मनफी तक़वियत क्या है? ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन हमने इस पर तफसील से बात की है। और दुरुस्त जवाब है सी, नाखुशगवार चीज़ को हटाना। जैसा कि हमने होमवर्क वाली मिसाल में देखा था, किसी बुरी चीज़ को हटाकर भी अच्छे रवैये को बढ़ाया जा सकता है। चौथा सवाल,
शेपिंग के बारे में है। इसका क्या मतलब है? सही जवाब है बी, रवैये को तदरीज तैयार करना। यानी किसी भी मुश्किल काम को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करके सिखाना। और ये रहा आखिरी प्रैक्टिस सवाल। ये थोड़ा एडवांस्ड है, हमने इस पर ज्यादा बात नहीं की, लेकिन देखते हैं कि क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसका सही जवाब है बी, तक़वियत का शेड्यूल। ये असल में ये तय करने के तरीके हैं कि इनाम कब और कितनी बार दिया जाए। इस पर हम किसी और नशिस्त में तफसील से बात करेंगे। अच्छा, इम्तिहान की तैयारी के लिए ये स्लाइड बहुत ही अहम है। ये क्लासिकी और आमिलाना मशरूतियत के बीच का फ़र्क बताती है। इसे आसान ज़बान में ऐसे याद रखें। क्लासिकी मशरूतियत गैर इरादी होती है, यानी अनजाने में, जैसे पैवलोव के कुत्ते के मुंह में घंटी की आवाज़ पर पानी आ जाना। जबकि आमिलाना मशरूतियत इरादी होती है, यानी जानबूझकर, जैसे चूहे का सोच समझकर इनाम के लिए लिवर दबाना। तो ये था आमिलाना मशरूतियत का एक मुकम्मल जायज़ा। उम्मीद है कि अब ये नज़रिया आपके लिए बिल्कुल वाज़ेह हो गया होगा और आप इसे अपनी क्लास में इस्तेमाल करने के लिए तैयार होंगे। अगर आपको आज कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो महाटेट की तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, आइंदा ऐसी ही मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल इरशाद व हिनवाड़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जाते जाते आपके लिए एक सोचने वाला सवाल, क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी पसंदीदा मोबाइल गेम्स या सोशल मीडिया ऐप्स आपको बार बार उन्हें इस्तेमाल करने पर कैसे मजबूर करती हैं? उनके डिज़ाइन में स्किनर बॉक्स के कौन से असूल छुपे हैं? इस पर ज़रूर सोचिएगा। अगली बार तक सीखते रहें। तसव्वुर कीजिए, कोई एक ऐसी जगह फंसा हुआ है जहां से निकलने का कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा। हर तरफ उलझन है, घबराहट है और बस बाहर निकलने की एक शदीद तड़प। वो हर मुमकिन कोशिश करता है, कभी इधर हाथ मारता है, कभी उधर। हर नाकामी उसे थोड़ा और थका देती है, लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी है। और फिर अचानक, बिल्कुल अनजाने में, इसका हाथ किसी ऐसी चीज से टकराता है जिससे आज़ादी का दरवाज़ा खुल जाता है। ये कोई फर्जी कहानी नहीं, बल्कि एक मशहूर नफ्सियाती तजुर्बे की सच्ची दास्तान है जिसने सीखने के अमल को देखने का हमारा नज़रिया ही बदल दिया। ये इस बात का सबूत है कि गलतियां नाकामी नहीं होती, बल्कि सीखने के सफ़र का सबसे ज़रूरी हिस्सा होती हैं। तो आज हम इसी नज़रिए की गहराई में उतरने वाले हैं। तो आखिर इस शानदार तजर्बे के पीछे जहन किसका था? वो थे एडवर्ड थॉर्नडाइक, अमेरिका के एक बहुत मशहूर माहिर नफ्सियात। आज हम उनके ट्रायल एंड एरर थियरी को ख़ास तौर पर MHTET के उम्मीदवारों के लिए बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझेंगे। और हाँ, ये याद रखिएगा कि इस मौजू पर तफसीली नोट्स की PDF और एक प्रैक्टिस क्विज का लिंक दोनों ही डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम एक कैदी की पहेली से शुरू करेंगे, फिर गलतियों के पीछे की साइंस को समझेंगे, सीखने के 3 अहम कवानीन जानेंगे और देखेंगे कि ये क्लासरूम में कैसे काम आते हैं। और सबसे अहम, आखिर में MHTET के पिछले सालों के सवालात भी हल करेंगे। तो आइए इस बिल्ली की कहानी के पीछे जो साइंस छुपी है उसे समझते हैं। आखिर उसने पिंजरे से बाहर निकलना सीखा, तो सीखा कैसे? थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को एक खास किस्म के बॉक्स में बंद कर दिया, जिसे पजल बॉक्स कहते हैं, और बाहर उसकी पसंद का खाना रख दिया। बिल्ली ने बाहर निकलने के लिए बहुत हाथ पांव मारे, बहुत सी बेतरतीब हरकतें की। फिर बिल्कुल इत्तेफाक से उसका पंजा एक लीवर पर पड़ा और दरवाज़ा खुल गया। जब यही अमल बार बार दोहराया गया तो बिल्ली ने धीरे धीरे गलत हरकतें करना कम कर दी
اور آخرکار وہ اتنی ماہر ہو گئی کہ باکس میں جاتے ہی سیدھا لیور دبا دیتی تھی۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ سیکھنا کوئی جادو نہیں جو اچانک ہو جائے، بلکہ یہ ایک بتدریج یعنی دھیرے دھیرے ہونے والا عمل ہے۔ اسی تجربے کی بنیاد پر تھارنڈائک نے اپنا مشہور زمانہ کوشش و خطا کا نظریہ یعنی ٹرائل اینڈ ایرر تھیوری پیش کیا۔ یہ نظریہ سیدھے لفظوں میں یہ کہتا ہے کہ جب ہم کچھ سیکھتے ہیں تو ہم مختلف کوششیں یعنی ٹرائلز کرتے ہیں، ان میں سے جو غلط ہوتی ہیں یعنی ایررز انہیں چھوڑتے جاتے ہیں اور آخرکار صحیح طریقے تک پہنچ جاتے ہیں۔ اچھا، یہ تو سمجھ میں آ گیا، لیکن ہمارا دماغ صحیح کام اور اس کے انعام کے بیچ میں یہ جوڑ، یہ کنیکشن بناتا کیسے ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ تھارنڈائک نے اسی جوڑ کو کنیکشنزم کا نام دیا۔ ان کے مطابق ایک محرک یعنی سٹیمولس جیسے بلی کے لیے بھوک اور باہر رکھا کھانا، اور ایک رد عمل یعنی رسپانس جیسے لیور دبانا، ان دونوں کے درمیان ایک مضبوط ذہنی رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ اب اس میں سب سے مزیدار بات پتہ ہے کیا ہے؟ تھارنڈائک نے اس پورے سیکھنے کے کھیل کو 3 بہت ہی آسان لیکن زبردست قوانین میں بانٹ دیا۔ چلیے ان قوانین کو سمجھتے ہیں۔ پہلا اور سب سے اہم قانون ہے قانون اثر یعنی لا آف ایفیکٹ۔ یہ قانون کہتا ہے کہ اگر کسی کام کو کرنے کے بعد ایک اچھا اطمینان بخش نتیجہ نکلے تو اس کام کو دوبارہ کرنے کا امکان بڑھ جاتا ہے، اور اگر نتیجہ برا نکلے تو ہم وہ کام دوبارہ نہیں کرنا چاہتے۔ بالکل جیسے کلاس میں ہوتا ہے نا، جب کسی طالب علم کو صحیح جواب دینے پر استاد سے شاباش ملتی ہے تو یہ اس کے لیے ایک زبردست انعام ہوتا ہے اور پھر اس کا دل کرتا ہے کہ وہ اور محنت کرے۔ دوسرا قانون ہے قانون مشق یعنی لا آف ایکسرسائز۔ اس کا مطلب بہت سادہ ہے، پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، یعنی ہم کسی کام کی جتنی زیادہ مشق کریں گے، محرک اور رد عمل کے بیچ کا وہ کنیکشن اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ جی ہاں، مثال کے طور پر روزانہ ریاضی کے سوال حل کرنے سے نہ صرف مہارت بڑھتی ہے بلکہ سوال حل کرنے کی رفتار بھی تیز ہو جاتی ہے۔ یہ سب مشق کا ہی کمال ہے۔ اور تیسرا اور آخری قانون ہے قانون آمادگی یعنی لا آف ریڈینس۔ یہ قانون کہتا ہے کہ کوئی بھی انسان تبھی سب سے اچھا سیکھتا ہے جب وہ ذہنی اور جسمانی طور پر کچھ نیا سیکھنے کے لیے پوری طرح تیار یعنی ریڈی ہو۔ صحیح بات ہے، جیسے ایک بچہ کوئی نئی چیز تبھی سیکھ پاتا ہے جب اس کے اندر خود اسے جاننے کا شوق ہو۔ اگر وہ ذہنی طور پر تیار نہیں ہے تو آپ اسے کچھ نہیں سکھا سکتے۔ اسی لیے استادہ کو چاہیے کہ وہ پڑھانے سے پہلے بچوں میں دلچسپی پیدا کریں۔ اچھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک پنجرے میں بند بلی کا یہ سارا تجربہ ہماری روزمرہ کی زندگی اور خاص کر کلاس روم میں کیا اہمیت رکھتا ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ ارے یہ نظریہ تو ہماری زندگی کے ہر موڑ پر کام آتا ہے۔ سائیکل چلانا سیکھنا، یاد ہے کتنی بار گرے تھے؟ وہ ٹرائل اینڈ ایرر ہی تو تھا۔ یا پھر ریاضی کا کوئی مشکل سوال حل کرنا، یا پہلی بار کوئی نئی موبائل ایپ استعمال کرنا، یہ سب اس کی مثالیں ہیں۔ اور اساتذہ کے لیے تو اس میں بہت بڑے سبق ہیں۔ پہلا یہ کہ بچوں کو غلطیاں کرنے دیں، دوسرا مشق پر خوب زور دیں، تیسرا اچھے کام پر شاباشی ضرور دیں، اور چوتھا پڑھائی کو دلچسپ بنائیں۔ اگر آپ پیڈاگوجی کے بارے میں اسی طرح آسان زبان میں اور بھی جاننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں ہماری پوری پلے لسٹ کا لنک دیا گیا ہے، اسے ضرور دیکھیں۔ اور ہاں، اگر یہ معلومات پسند آ رہی ہوں تو ہمارے چینل ارشاد و ہنواڑ کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اب چلتے ہیں اس حصے کی طرف جس کا سب کو انتظار ہے۔ تو نظریہ تو ہم نے سمجھ لیا، اب وقت ہے یہ دیکھنے کا کہ ہم اس علم کو امتحان میں استعمال کر بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ آئیے MHTET کے کچھ پچھلے سالوں کے سوالات سے اپنی تیاری کو پرکھتے ہیں۔ پہلا سوال اسکرین پر ہے۔ کوشش و خطا کا نظریہ یعنی ٹرائل اینڈ ایرر تھیوری کس نے پیش کی تھی؟ آپ کے آپشنز ہیں A پیولوف، B اسکنر، C تھارنڈائک یا D پیاجے۔ سوچئے اور جلدی سے اپنا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھیے۔ اور بالکل صحیح، درست جواب ہے آپشن C تھارنڈائک۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں ہی بات کی تھی، یہ مشہور نظریہ امریکی ماہر نفسیات ایڈورڈ تھارنڈائک نے ہی پیش کیا تھا۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 2، قانون اثر یعنی لا آف ایفیکٹ کا تعلق ان میں سے کس سے ہے؟ آپشنز ہیں یادداشت، جذبات، تقویت یعنی ری انفورسمنٹ یا ذہانت۔ اور اس کا صحیح جواب ہے آپشن C تقویت۔ یاد ہے ہم نے بات کی تھی قانون اثر کا سارا دار و مدار ہی اچھے نتیجے یعنی
पॉजिटिव री-इन्फोर्समेंट पर होता है जो हमारे रवैये को मजबूत करता है। सवाल नंबर 3 बहुत आसान है। थॉर्नडाइक का तजुर्बा किस जानवर पर था? बंदर, कुत्ता, बिल्ली या चूहा? जी हाँ, आप सबने सही पहचाना। जवाब है सी, बिल्ली। वो मशहूर पजल बॉक्स वाला तजर्बा एक भूखी बिल्ली पर ही तो किया गया था। चौथा सवाल थोड़ा सोचने वाला है। कोशिश और खता के नज़रिए में सीखने का अमल कैसे होता है? क्या ये अचानक होता है, धीरे धीरे यानी तदरीजी तौर पर होता है, फौरन हो जाता है या पैदाइशी होता है? इसका सही जवाब है बी, तदरीजी। याद रखिए, इस नज़रिए की बुनियाद ही यही है कि सीखना एक सुस्त रफ्तार अमल है जिसमें हम वक्त के साथ अपनी गलतियों को कम करते जाते हैं। और ये रहा आज का आखिरी सवाल। कानून मश्क यानी लॉ ऑफ एक्सरसाइज का मतलब क्या है? इनाम, मश्क, सजा या याददाश्त? और दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, मश्क। कानून मश्क का मतलब ही है बार बार प्रैक्टिस करके अपने सीखे हुए हुनर को मजबूत बनाना। बहुत खूब। तो इस सारी गुफ्तगू के बाद महाटेट की तैयारी के लिए वो कौन सी अहम बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी है? आइए एक नज़र डालते हैं। बस ये चंद बातें जहन में बिठा लें। ट्रायल एंड एरर का नाम आए तो थॉर्नडाइक का नाम याद रखें। कानून असर सबसे अहम है। सीखना हमेशा धीरे धीरे होता है। गलतियां करना सीखने का हिस्सा है, उनसे घबराना नहीं है। और सबसे बढ़कर मुसलसल कोशिश ही कामयाबी की ज़मानत है। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़े जाते हैं। अगर गलतियां सीखने की पहली सीढ़ी हैं, तो एक सीखने वाले की सबसे बड़ी गलती क्या हो सकती है? इस पर ज़रूर सोचिएगा। और हाँ, अपने सीखने के सफ़र को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए PDF नोट्स और क्विज़ का लिंक इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। अस्सलामुअलैकुम। महाटेट की तैयारी करने वाले तमाम दोस्तों का इस खास सेशन में इस्तकबाल है। आज हम पेडागोजी का एक बहुत ही दिलचस्प नज़रिया समझने वाले हैं, एल्बर्ट बेंडोरा का सोशल लर्निंग थ्योरी, यानी हम सिर्फ दूसरों को देखकर ही कैसे सीख जाते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान ए, और आइए मिलकर इस टॉपिक को मास्टर करते हैं। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम एक पुरस्कार गुड़िया बूबू डॉल की कहानी सुनेंगे। फिर समझेंगे कि सिर्फ देखकर सीखना असल में होता कैसे है। उसके बाद नकल करने के 4 अहम स्टेप्स क्या हैं और एक टीचर के तौर पर आप इसे स्कूल में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, आखिर में आपकी प्रैक्टिस के लिए महाटेट के कुछ सवालात भी होंगे। तो शुरू करें? ठीक है, तो हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसे नफ्सियाती तजुर्बे से जिसने सीखने के बारे में हमारी सारी सोच ही बदल डाली। ये कहानी किसी सस्पेंस फिल्म से कम नहीं, जिसका मेन कैरेक्टर एक गुड़िया है। एल्बर्ट बेंडोरा का ये कॉल देखें। किताबों में लिखी बातें तो वक्त के साथ ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन खुद से सीखने का हुनर ज़िंदगी भर काम आता है। कितनी गहरी बात है ना? ये हमें बताता है कि हम क्या सीखते हैं, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम कैसे सीखते हैं। तो चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1961 और जगह थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ एक ऐसा तजर्बा होने जा रहा था जो साइकोलॉजी की दुनिया में हमेशा के लिए अमर हो गया। जरा तस्वर करें, एक कमरा है जो खिलौनों से भरा हुआ है। एक छोटे बच्चे को इस कमरे में लाया जाता है। वहाँ पहले से ही एक बड़ा आदमी मौजूद है और साथ में एक बड़ी सी हवा भरी गुड़िया भी है, जिसे बोबो डॉल कहते हैं। माहौल बिल्कुल पुरसकून और नॉर्मल लग रहा है। लेकिन फिर अचानक वो बड़ा आदमी इस बेजान गुड़िया पर हमला कर देता है। उसे जोर जोर से मारता है, लाते मारता है और गुस्से में चिल्लाता है, मारो इसे, पाओ। वो बच्चा जो ये सब देख रहा था बिल्कुल हैरान रह जाता है। अब इस वाक़े के बाद इस बच्चे को गुड़िया के साथ कमरे में अकेला छोड़ दिया जाता है। अब आप बताएं, इस बच्चे ने आगे क्या किया होगा? यही वो सवाल था जिसका जवाब सब जानना चाहते थे। तो चलिए, अब वक्त आ गया है इस राज से पर्दा उठाने का, और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट मेज़बान बी। शुक्रिया। तो दोस्तों, इस पूरे तजर्बे के पीछे जो नज़रिया है वो है एल्बर्ट बेंडोरा का सोशल लर्निंग थ्योरी। बहुत आसान लफ्ज़ों में ये नज़रिया कहता है कि हम इंसान, ख़ास तौर पर बच्चे, नए काम, नए रवैये और यहाँ तक के जज्बात भी अपने आसपास के लोगों को देखकर और उनकी नकल करके सीखते हैं।
پتہ ہے اس نظریے کی سب سے خاص بات کیا ہے؟ یہ بیہیویئرزم اور کوگنیٹو سائیکالوجی کے بیچ ایک پل کا کام کرتا ہے۔ پرانے نظریے مانتے تھے کہ ہمارا دماغ ایک بلیک باکس ہے، بس باہر سے کچھ ہوتا ہے اور ہم ریئیکٹ کرتے ہیں، لیکن بنڈورا نے کہا نہیں، ان دونوں کے بیچ میں ہمارا دماغ سوچتا ہے، سمجھتا ہے، اور یہی ذہنی عمل سیکھنے کا سب سے اہم حصہ ہے۔ تو بوبو ڈال والے تجربے میں کیا ہوا؟ بالکل بچوں نے ٹھیک ویسا ہی غصہ اور جارحانہ رویہ دکھایا جو انہوں نے دیکھا تھا۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ سیکھنے کے لیے کسی انعام یا سزا کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم صرف دیکھ کر یعنی مشاہدہ کر کے بھی سیکھتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی دریافت تھی۔ آئیے اب اس تھیری کی گہرائی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ مشاہدہ یعنی دیکھنا عمل میں کیسے بدلتا ہے۔ امتحان کے لیے یہ حصہ بہت اہم ہے، تو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ بنڈورا کے مطابق کسی کی نقل کرنے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں۔ یہ ہیں توجہ، یاد رکھنا، کر پانا اور وجہ، یعنی اٹینشن، ریٹینشن، ریپروڈکشن اور موٹیویشن۔ چلیے ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلا سٹیپ ہے توجہ، اٹینشن، یعنی سیکھنے والے کا دھیان اس شخص پر ہونا چاہیے جس سے وہ سیکھ رہا ہے۔ جیسے ایک ٹیچر کوئی دلچسپ چیز دکھا کر بچوں کا دھیان کھینچتا ہے۔ دوسرا ہے حفظ، ریٹینشن، یعنی دیکھی ہوئی بات کو یاد رکھنا، جیسے ایک بچہ یاد رکھتا ہے کہ ٹیچر نے ریاضی کا سوال کیسے حل کیا تھا۔ تیسرا ہے تولید، ریپروڈکشن، مطلب اس کام کو خود کرنے کی صلاحیت ہونا، جیسے ایک بچہ ٹیچر کے دکھائے ہوئے نمونے کو دیکھ کر خط لکھنے کی پریکٹس کرتا ہے۔ اور چوتھا اور سب سے اہم، تحریک، موٹیویشن، یعنی نقل کرنے کی کوئی وجہ بھی تو ہونی چاہیے۔ جیسے ایک بچے نے دیکھا کہ سوال پوچھنے پر دوسرے بچے کی تعریف ہوئی تو اسے بھی تعریف کی خواہش ہوئی اور اس نے بھی سوال پوچھا۔ تو اب جب ہم نے تھیوری سمجھ لی تو دیکھتے ہیں کہ اس کا عملی استعمال کیا ہے۔ یہ حصہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو مستقبل میں ٹیچر بننا چاہتے ہیں۔ ٹیچرز اپنی کلاس میں بہت کچھ کر سکتے ہیں، جیسے تھنک الاؤڈ ماڈلنگ، یعنی آپ کوئی سوال حل کرتے ہوئے یہ بھی بولیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، یا پیئر کوچنگ جس میں بچے جوڑے بنا کر ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں۔ گیمیفیکیشن کا استعمال کر سکتے ہیں، یعنی پڑھائی کو کھیل بنا دے۔ اچھے کام کے نمونے دکھا سکتے ہیں تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ اور ہاں، بال واسطہ تقویت، یعنی ایک بچے کی سب کے سامنے تعریف کریں تاکہ دوسرے بھی ویسا ہی کرنے کے لیے موٹیویٹ ہوں۔ یہ تو بس کچھ ٹپس تھیں۔ اگر آپ کو ٹیچنگ کی ایسی ہی اور بھی بہترین ٹیکنیکس کے بارے میں جاننا ہے تو ہماری پیڈاگوجی کی پوری پلے لسٹ ضرور چیک کریں، اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ بہت شکریہ بی۔ تو چلیے اب چلتے ہیں آخری اور سب سے اہم سیکشن کی طرف۔ وقت ہے یہ جانچنے کا کہ آج آپ نے کتنا سیکھا۔ تو پریکٹس کے لیے تیار ہو جائیں۔ میں ایک ایک کر کے سوال پڑھوں گا۔ ہر سوال کے بعد اسکرین کو پاز کیجیے گا اور اپنا جواب نیچے کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں کس کے جوابات صحیح ہوتے ہیں۔ اور ہاں، ایک ضروری بات مت بھولیے گا، اس پورے سیشن کے تمام اہم نوٹس کی PDF اور ایک الگ سے پریکٹس کوئز کا لنک دونوں ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ اپنی تیاری کو اور مضبوط کرنے کے لیے انہیں ضرور استعمال کریں۔ پہلا سوال، ایک طالب علم دیکھتا ہے کہ اس کے دوست کو اچھا سوال پوچھنے پر ٹیچر نے شاباشی دی تو وہ بھی زیادہ سوال پوچھنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ کس چیز کی مثال ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے بی، ویکیریس ری انفورسمنٹ، یعنی بالواسطہ تقویت۔ کیوں؟ کیونکہ طالب علم کو یہ کام کرنے کی تحریک کسی اور کو انعام پاتے ہوئے دیکھ کر ملی۔ سوال نمبر 2، ان میں سے کون سا بنڈورا کے بتائے ہوئے 4 درمیانی عمل میں شامل نہیں ہے؟ اے، توجہ، بی، حفظ، سی، رد عمل، یا ڈی، تحریک؟ صحیح جواب ہے سی، رد عمل، یعنی ری ایکشن، کیونکہ بنڈورا کے 4 سٹیپس ہیں: توجہ، حفظ، تولید اور تحریک۔ ری ایکشن اس میں نہیں ہے۔ سوال نمبر 3، مشہور بوبوجول تجربے نے کس نظریے کے لیے سب سے مضبوط ثبوت فراہم کیا تھا؟ آپ کے آپشنز اسکرین پر ہیں۔ بالکل صحیح جواب ہے ڈی، آبزرویشنل لرننگ، یعنی مشاہداتی اکتساب۔ اس تجربے نے ہی تو ثابت کیا تھا کہ بچے صرف دیکھ کر بھی پیچیدہ چیزیں سیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 4، ایک ٹیچر جو کہتا ہے اچھا پہلے میں اپنی سپیلنگ چیک کروں گا،
अब मैं ये जुमला दोबारा पढ़ूंगा ताकि देखूं कि इसका मतलब ठीक है या नहीं। वो कौन सी हिकमत अमली इस्तेमाल कर रहा है? इसका जवाब है बी, थिंक अलाउड मॉडलिंग, क्योंकि टीचर अपने सोचने के अमल को ऊंची आवाज में बोलकर बच्चों को दिखा रहा है ताकि वो भी उसे देखकर सीखें और नकल करें। और ये रहा आखिरी सवाल। सोशल लर्निंग थ्योरी को अक्सर किन दो बड़े नफ्सियाती नजरियों के दरमियान एक पुल कहा जाता है? और सही जवाब है ए, बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिव साइकोलॉजी। जैसा कि हमने बात की थी, ये नजरिया माहौल के असर और दिमागी सोच दोनों को जोड़ता है। हमें उम्मीद है कि इस सेशन से आपकी काफ़ी मदद हुई होगी। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें जो इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, और मज़ीद ऐसे सेशंस के लिए हमारे चैनल इरशाद वहिवाड़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जाने से पहले एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। आज की इस डिजिटल दुनिया में टीचर्स और दोस्तों के अलावा वो कौन से सबसे ताकतवर मॉडल हैं जो सीखने वालों की शख्सियत बना रहे हैं? इस पर ज़रूर सोचिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अच्छा, कभी ये सोचा है कि कुछ बेहतरीन आइडियाज़ एकदम से बिल्कुल अचानक कैसे जहन में आ जाते हैं? आज हम दिमाग के इसी हैरान कुन अमल को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक पिंजरे से, उसमें रखे कुछ डब्बों से और एक भूखे चिंपैंजी से। हाँ, मंजर बहुत सादा सा लगता है, लेकिन यकीन करें ये हमें सीखने के एक बिल्कुल नए नज़रिए तक ले जाएगा। ज़रा तसव्वुर करें, एक काफ़ी होशियार चिंपैंजी एक बड़े से पिंजरे में बंद है और उसकी पहुंच से बहुत दूर छत से कुछ मज़ेदार केले लटक रहे हैं। अब सवाल यह है कि वो इस चैलेंज को कैसे हल करेगा। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि उसने बस यूं ही रैंडम कोशिशें नहीं की। नहीं, वो रुका, एक लम्हे के लिए सोचा और फिर अचानक से एक मुकम्मल हल उसके जहन में आ गया। ये कोई तुक्केबाजी नहीं थी, ये कुछ और ही था। समझ का वो जो एकदम से आने वाला लम्हा है ना, आज की सारी बात इसी पर है। इसका बाकायदा एक नाम है और इसे पेश किया था इसी माहिर नफ्सियात ने जिसने ये तजुर्बा किया था, यानी वुल्फगैंग कोहलर ने। तो इनसाइट लर्निंग क्या है? ये वो अमल है जिसमें किसी मसले के सारे बिखरे हुए हिस्से अचानक से जुड़ जाते हैं। चिंपैंजी ने केलों, डब्बों और अपनी पहुंच को एक साथ मिलाकर एक मुकम्मल हल के तौर पर देखा। बस यही इनसाइट लर्निंग है। और ये एहसास, ये तो हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है ना? वो जो एक खालिस इत्मीनान का लम्हा होता है जब कोई मुश्किल पहेली अचानक से समझ में आ जाती है। तो सबसे अहम बात यह है कि ये एक बहुत फाल ज़हनी अमल है। ज़रा याद करें, कोई रियाजी का मुश्किल सवाल या कोई पहेली जिसने बिल्कुल ही उलझा कर रख दिया हो और फिर अचानक से जवाब जहन में आ गया हो। अपने उस आहा लम्हे के बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो आखिर इस आहा लम्हे के पीछे की साइंस क्या है? आइए इनसाइट लर्निंग की खुसूसियात और इसके मराहिल को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसकी कुछ खास बातें हैं, जैसे हल एक दम से आता है, मसले को टुकड़ों में नहीं बल्कि एक मुकम्मल तस्वीर की तरह देखा जाता है और बार बार गलतियां करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे अच्छी बात यह है कि जो उसूल सीखा जाता है उसे बाद में नए मसाइल पर भी लागू किया जा सकता है। यही चीज़ इसे सीखने का एक बहुत ताकतवर तरीका बनाती है। ये पूरा अमल एक सफ़र की तरह है जिसके 4 कदम हैं। पहले मसले को पहचानना, फिर जहन में अलग अलग हल सोचना, उसके बाद वो जादुई आहा लम्हा आता है और आखिर में उस हल पर अमल किया जाता है। ये उलझन से वजाहत तक का एक मुकम्मल सफ़र है। अच्छा, अब जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि ये तरीका सीखने के दूसरे नज़रियात से कितना अलग है। तो आइए इसका मुवाजना करते हैं इसके सबसे बड़े मद्दे मुकाबिल से, यानी ट्रायल एंड एरर से। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनसाइट लर्निंग का मतलब है गहरी समझ, जबकि ट्रायल और एरर का ताल्लुक बार बार कोशिश करके हल ढूंढने से है, अक्सर ये समझे बगैर कि हल काम क्यों कर रहा है। तो अब जबकि हमने इन दोनों के दरमियान फ़र्क समझ लिया है, तो क्यों ना इस इल्म को थोड़ा आजमाया जाए। ख़ास तौर पर महाटेट की तैयारी करने वालों के लिए हमने चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी पर एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलें जी, अब देखते हैं कि ये सब मालूमात कितनी अच्छी तरह जहन में बैठी हैं। यहाँ पिछले महाटेट इम्तिहानात से सीधे 5 सवालात दिए जा रहे हैं।
آئیے بالکل بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ اس نظریے کے پیچھے کس کا نام ہے؟ جی ہاں، صحیح جواب ہے سی، کوہلر۔ انسائٹ لرننگ کے ساتھ کوہلر کا نام یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ سوال اس خاص لمحے کے بارے میں ہے جب سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ بالکل، جواب بھی ہے انسائٹ لرننگ۔ اہاں کا لفظ ہی انسائٹ لرننگ کی پہچان ہے۔ ذرا وہ کہانی یاد کریں جس سے ہم نے آج کی بات شروع کی تھی۔ درست، جواب ہے سی، وہی ہوشیار چمپینزی اور کیلے والی کہانی۔ حل کیسے سامنے آتا ہے؟ کیا یہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے یا پھر بجلی کی طرح ایک دم سے؟ جواب ہے بی، اچانک۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے دماغ میں کوئی بلب جل جائے۔ اس آخری سوال میں آپ کو وہ آپشن ڈھونڈنا ہے جو باقیوں سے الگ ہے۔ کون سی چیز اس میں شامل نہیں ہے؟ اور آخری جواب ہے سی، انسائٹ لرننگ کا تو مقصد ہی ٹرائل اینڈ ایرر کو کم سے کم کرنا ہے۔ تو ان سب باتوں کا اساتذہ کے لیے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کام صرف معلومات دینا نہیں، بلکہ ایسا ماحول بنانا ہے جہاں طلباء خود سے چیزوں کو جوڑ سکیں اور ان آہا لمحات کا تجربہ کر سکیں۔ اس موضوع کو اور بھی پکا کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے PDF نوٹس اور پریکٹس کوئز کا لنک ضرور چیک کریں۔ اور اگر آپ کو یہ تجزیہ پسند آیا تو ہمارے چینل ارشاد وہنیواڑ کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اور آخر میں ہم آپ کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہے ہیں، کیونکہ اصل تعلیم حقائق کو رٹنا نہیں بلکہ سمجھ اور بصیرت کو جگانا ہے۔ ہمارے ساتھ جڑنے کا بہت شکریہ۔